नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। डोनाल्ड ट्रंप चले तो थे छब्बे बनने, अब दुबे बन गए हैं वेनेजुएला के मामले में भी। वेनेजुएला के मामले में एक तो घटनाक्रम ये हुआ है कि सीनेट में इनके वेनेजुएला के खिलाफ युद्ध छेड़ने के मामले को खुद इन्हीं की पार्टी के सांसदों ने इन्हीं के खिलाफ वोट डाल के सीनेट में बहस के लिए अप्रूव कर दिया है। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये ट्रंप की बड़ी हार है कि इनके खिलाफ एक प्रस्ताव आने वाला था। देखिए, उसकी व्यवस्था पे जाएंगे, समझेंगे उसको भी, लेकिन फिलहाल एक चीज और भी है इसके अलावा, उसको भी समझ लें जो ज्यादा बड़ी है। और वो ये है कि वेनेजुएला का तेल डोनाल्ड ट्रंप इसलिए लाने वाले थे कि अमेरिका के पास बहुत तेल हो जाएगा, लेकिन अब इस एक कदम के कारण अमेरिका की तेल की आत्मनिर्भरता खतरे में पड़ गई है। यानी अमेरिका सोच रहा था हमारे पास बहुत सारा तेल आ जाएगा भाई साहब, लेकिन इनके पास से तेल कम हो जाएगा। मतलब तेल की जो आत्मनिर्भरता थी, जैसे ये अपने पांव पे खड़े हुए थे, अब ये इनकी निर्भरता फिर से विदेशों पे बढ़ जाएगी। अब कहेंगे आप बड़ी घनचक्कर बात कर रहे हैं। अभी ऑलरेडी एक आदमी है जो आत्मनिर्भर है, मतलब उसके खेत में अपने घर के खाने भर का अनाज हो रहा है। अब उसने दूसरे खेत पे भी कब्जा कर लिया, तो आप कह रहे हो कि अपने खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। तो सुनने में उल्टी बात है, लेकिन ये उल्टी बात नहीं है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। और ये बात अमेरिका के इतिहास का सबसे मूर्खतापूर्ण फैसला वेनेजुएला का साबित ना हो जाए, इसकी तरफ भी इशारा करती है। सरलता से समझते हैं। 2010 तक, यानी आज से 15 साल पहले, अमेरिका एक कमजोर देश था तेल के मामले में। उसको अगर तेल मिलता था तो ये वेनेजुएला वगैरह से मिलता था या मिलता था गल्फ कंट्रीज से। तेल के मामले में वो आत्मनिर्भर नहीं था। फिर तेल कहां से आया, ये बड़ी बात है। और जो तेल आया उसके लिए अमेरिका ने एक 16वीं शताब्दी की टेक्नोलॉजी को दोबारा से निकाला और एक शेल ऑयल का आविष्कार किया। शेल ऑयल पता लगाया, निकालने का तरीका। शेल ऑयल क्या होता है? चूने का पत्थर होता है ना, जैसा एकदम चूने के पत्थर जैसी पत्थर की चट्टानें होती हैं, और इन चट्टानों के अंदर ये तेल पानी के कुएं की तरह तेल नहीं होता है। अभी 2 दिन पहले मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि तेल जो निकलता है वो स्पंज जैसा होता है, लेकिन शेल ऑयल वैसा भी नहीं होता। ये चट्टानों के बीच में पतली पतली बाल जैसी कैपिलरीज जैसी होती हैं, उनके अंदर तेल भरा होता है। उस तेल को निकालने के लिए पहले वर्टिकल ड्रिलिंग करनी पड़ती है, फिर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करनी पड़ती है, और उसके अंदर जाके करना पड़ता है ब्लास्ट। टेक्नोलॉजी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं सरल तरीके से बता रहा हूं। जब ब्लास्ट करते हैं तो वो जो टनल बनी है हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करने से, उसके अंदर भर जाता है तेल। फिर ये तेल को बाहर निकाल लेते हैं। उसमें बहुत प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि ब्लास्ट करने के लिए पानी भरना पड़ता है उस गड्ढे में पहले, और बहुत हाई प्रेशर पे पानी तेल वगैरह जब भरते हैं तो उससे क्या होता है, जो आसपास की चट्टानें उनमें दरारें आ जाती हैं, और जब वो चट्टानें चटकती हैं, उनमें दरारें आती हैं, तो जो जहां तेल भरा हुआ है चट्टान के अंदर, वो तेल पानी के साथ बाहर आ जाता है। उस तेल को ये बाहर निकालते हैं, फिर साफ करके रख लेते हैं। तो उसमें तेल भी होता है और गैस भी होती है। मेन तो मीथेन होती है। उस तेल को खोदने का काम शुरू किया इन्होंने, अमेरिका ने, 2008 में। 2011 के बाद इस प्रक्रिया को कहते हैं हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग। इसके जरिए अमेरिका 2018 तक 8 साल में उसने इतना तेल पैदा कर लिया कि उसकी जरूरत पूरी होने लग गई, और उसके बाद यह भी हो गया कि वो तेल बाहर भेजने लग गया, यानी एक्सपोर्ट करने लग गया। आपको याद होगा कि रूस के तेल पे रोक लगा के अमेरिका अपना महंगा शेल ऑयल बेच रहा था। शेल ऑयल का जब शब्द आता है दिमाग में, तो जो शेल इंजन ऑयल आता है हमारे यहाँ पे बिकता है भारत में, वैसा वाला ये शेल वो कंपनी नहीं है। ये SHALE है, शेल। बोलचाल की भाषा में लोग शेल बोल देते हैं। तो शेल ऑयल जो है, उस ऑयल से अमेरिका आत्मनिर्भर बना और एक्सपोर्ट भी करने लग गया। समझ गए आप? अब क्या हुआ है कि जो वेनेजुएला का तेल इनको मिला है, तो इस तेल को मिलने के बाद जो शेल ऑयल बनाने वाली कंपनियां हैं, उनमें हाहाकार मच गया है। यानी जिसके दम पे आप आत्मनिर्भर हुए, खड़े हुए, वो पूरा का पूरा तेल का सिस्टम खतरे में पड़ गया। अब खतरे में कैसे पड़ गया, ऐसे समझिए। जो मैंने पूरी तकनीक बताई, इस तकनीक में ऐसा तो है नहीं कि एक तेल का कुआं लगाया तो अलबला के बहुत सारे मिल जाएंगे। पास में ज्यादा ड्रिल करनी पड़ती है, यानी उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, और ये प्रोसेस भी बहुत टेढ़ा है। तो इस टेढ़े प्रोसेस में भी और ज्यादा प्रोसेस होता है। तो बड़ी सारी चीजों को मिला जुला के ये अपने आप में एक बड़ा महंगा सौदा है। तो जब महंगा सौदा है और जब आप शेल ऑयल निकालते हैं तो जमीन के अंदर तेल निकालने की कीमत बढ़ जाती है। तो जो इन
इंटरनेशनल मार्केट है या अमेरिका का मार्केट है, क्योंकि शेल ऑयल तो सबसे ज्यादा अमेरिका ही कंज्यूम कर रहा है, उसमें कम से कम $60 का एक बैरल रहना चाहिए तेल का दाम। अगर दाम इससे नीचे आ गया तो ये तेल वाले कुएं, शेल ऑयल वाले घाटे में चलने लगेंगे। वैसे भी इस कुएं की लाइफ भी कम होती है, दूसरे कुएं के मुकाबले ज्यादा समय तक ये कुआं नहीं चलता है। तो आप सोचिए, आप दोनों तरफ से गए, आपका कुआं जो है वो उसकी लाइफ भी नहीं है, यानी कम समय में पैसे की रिकवरी करनी है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और आपने लेके सारे के सारे इन कुओं को कांडी कर दिया पूरा। तो ये जो शेल ऑयल उत्पादक हैं, बाकायदा इन्होंने आवाज उठाई, इन्होंने कहा यार ट्रंप साहब, आपको हमने भर भर के चंदा दिया था, आपकी पार्टी को हमने भर दिया था फंडिंग से, वहां तो जब पैसे देना कंपनियों का कानूनी माना जाता है, और आप हमारे खिलाफ ही नीति बना रहे हो। अब संकट ये, ट्रंप क्या बोल रहा है, मैं वेनेजुएला से तेल लाऊंगा, अमेरिका में तेल सस्ता हो जाएगा, जैसे वो बोला करते थे रामदेव, पेट्रोल कितने 40 रुपए लीटर कितना बोला करते थे। तो अब ये वेनेजुएला का तेल अगर अमेरिका में आया, पहले तो मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि तेल अमेरिका से आना आसान काम नहीं है, अमेरिका में वेनेजुएला से, क्योंकि वेनेजुएला में तेल खनन करने के लिए अरबों रुपए खर्च होंगे, और जो कंपनियां वहां जाके खनन करने वाले हैं, बड़े तेल जाइंट जो हैं, वो पैसा क्यों फंसाएंगे भाई, कल के दिन फिर कुछ तनाव हो जाए, जनता खिलाफ है, वहां पे लोग बंदूकें लेके, औरतें सड़क पे खड़ी हुई हैं भाई वेनेजुएला में, तो ऐसी खतरनाक स्थिति में जाके क्यों इन्वेस्ट करेंगे, तो वैसे ही वो तेल आने के चांसेस तो वैसे भी कम लग रहे हैं। लेकिन अब ये जो शेल ऑयल वाली कंपनियां फैल गई, ये कह रही है क्योंकि वहां पर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो तेल कंपनियां अमेरिका की, वो छोटे खिलाड़ी नहीं है, वो खिलाड़ी ऐसे हैं कि वो उसके बावजूद रिस्क ले लेंगे, क्योंकि उनके पास लीगल एक्सपर्ट हैं, लीगल टीम है, ऐसे समझौते करेंगे ना, ऐसे ऐसे साइन कराएंगे वेनेजुएला से कि वो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, अगर तेल का खनन नहीं हुआ तो जुर्माना दोगे, जैसे अडानी ने साइन करा लिया था बांग्लादेश से कि अगर भाई साहब आपने हमसे नहीं ली बिजली तो आपको ये साइन देना चले, वो देना पड़ेगा। तो नई सरकार आई है उसकी, इसने पहले तो बंद कर दिया, फिर देखा ये लीगली तो फंस जाएंगे हम, ये तो हमारे से उल्टे ही पैसे लिए जा रहे हैं बगैर बिजली दिए, तो दोबारा बिजली लेनी शुरू कर दी। तो जो एक्सियन है वहां पर, एक्सन मोबिल, शेवरॉन और कॉन्को फिलिप्स, ये कंपनियां मेनली मानी जाती हैं। ये कंपनियां वहां पर तेल कंपनियां हैं, इन कंपनियों की तो बल्ले बल्ले हो रही है, तो ट्रंप इनके लिए खेल रहा है। और शेल कंपनियां कह रही हैं कि भाई ये तो खतरनाक मामला है, ये आप नहीं कर सकते हैं। तो एक तो आप वहां जाके, जो तेल कंपनियां हैं, तेल खोद के लाने वाली हैं, रिस्की है, यानी आपकी एक तो दुनिया पे पहले जो डिपेंडेंस थी, दुनिया पे निर्भर थे आप, जिस चीज से आत्मनिर्भर बने, जिस डाल पे बैठे हुए उसको काट रहे हो, और जिससे सस्ता करने का सपना देखा है वो तरीका भी डिपेंडेबल नहीं है। मान लीजिए कल के दिन आपने वेनेजुएला में कर दिए तेल के कुएं, अब वहां पे अफगानिस्तान जैसी अशांति हो गई 10 साल के लिए, तो आसानी से तेल निकाल के थोड़ी रेगुलर ला पाओगे, अड़चने आएंगी, ये आएगा, कभी हूती की तरह कोई जहाज डुबो देगा, कभी कोई कुछ कर देगा, कोई तारपीडो कर देगा। अभी रूस से पंगा ले लिया, रूस का जहाज पकड़ लिया इन्होंने, कह रहे वेनेजुएला का था, और रूस कह रहा भाई रिकॉर्ड पे हमने लिख के दिया वो हमारा जहाज है, कह रहे नहीं वेनेजुएला का झंडा निकाल के तुम्हारा लगा दिया था रूस का, तो इसलिए जो है वो हमने उसको पकड़ लिया, और ब्रिटेन अलग अपना चमका रहा है, मैंने जासूसी की थी। और जूस का वहां पुतिन के साथ में एक नया पंगा खड़ा हो जाएगा। अब इसका अगर रूस इस पर रिटेलिएट नहीं करता, इसका बदला नहीं लेता, तो जो महाशक्ति होने की जो रूस की प्रतिष्ठा है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो एक तो वो रायता हो चुका है। तो कुल मिला के ये पूरा एक रिस्की अफेयर है, वेनेजुएला से तेल आना पहली चीज, और इस रिस्की अफेयर के भरोसे ये गोरबाचेव ऑफ अमेरिका ने रायता खड़ा कर दिया, शेल ऑयल को खतरे में डाल दिया है। तो ये जो कंपनियां हैं शेल ऑयल वाली, ये कह रही हैं कि भैया अगर 60 से नीचे गया, अभी भी 53 चल रहा है क्रूड ऑयल, तो हम नहीं सरवाइव कर पाएंगे। पहले उनके साल भर में 15% कुएं कम हो गए, यानी तेजी से उत्पादन गिर रहा है शेल ऑयल का। क्यों गिर रहा है? महंगाई के कारण। अब आपने एक टनल बनाई, छेद किया, उसके अंदर से आप तेल खींच रहे हो, कोई अनंत काल तक तो खींच नहीं पाओगे, 2 महीने निकाल लोगे। अब दिक्कत ये हो रहा है कि वो टनल में से आपका इधर बाजार में दाम गिर गया, तो आप वहां अंदर भी नहीं छोड़ सकते हो, तो कंपनियां फंसती जा रही हैं। तो काम अगर शेल ऑयल को संभाल के रखना है और अमेरिका के घर में जो बनता है उस माल को संभाल के रखना है, तो दुनिया में तेल सस्ता होना खतरनाक है अमेरिका के लिए। और अगर उसको नष्ट करना है तो फिर दुनिया के तेल पे दोबारा से निर्भर होना पड़ेगा। यानी 15 साल पहले 2008, 9, 10 में जो हालत थी अमेरिका की, उसी स्थिति में अमेरिका पहुंच जाएगा, और उस वक्त अमेरिका अच्छा खासा निर्भर था विदेशों के ऊपर। तो अगर आप देखें तो सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप शेल ऑयल $60 हो तब सरवाइव कर सकता है 1 गैलन का, और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भैया हम जो रेट देंगे अमेरिका को तेल देने वाले हैं उसमें 50 से ऊपर चलेगा नहीं। यानी एक नई तरह की समस्या इस बंदे ने खड़ी कर दी है। एक वेनेजुएला कांड से अमेरिका को कितनी हानियां पहुंचाई हैं, इससे आप अंदाजा लगाइए। रूस का तेल
बिकने लगेगा, रूस के पास नई ताकत आ जाएगी। मैं तो हमेशा से कहता हूं पुतिन के साथ कुछ ना कुछ तो प्यार कहानी है। वेनेजुएला का तेल चीन को बंद, मतलब चीन को अमेरिका से, माफ कीजिए, रूस से ज़्यादा सप्लाई। और शेल ऑयल की एक और कहानी बता दूं आपको, दुनिया में सबसे ज़्यादा शेल ऑयल जिस शेल से निकलता है, जिस चट्टान से निकलता है, जिस पत्थर से निकलता है, वो चीन में है, अमेरिका में नहीं। अमेरिका का नंबर दूसरा है। वो एक अलग बात है, यानी उसने अपने पास जुगाड़ रखा हुआ है कि जब दुनिया से कहीं दिक्कत होगी तो अपने यहाँ निकाल लेंगे। लेकिन वो ये काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? उसकी वजह है, यूरोप में भी कई जगह वो लोग भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को ये पता है कि इस निकालने के प्रोसेस में बहुत सारा पानी बर्बाद होता है। अंदर जब क्रैक्स आते हैं, क्रैक कम ज़्यादा हो जाए तो भूमिगत जल को दूषित कर सकता है, पीने का पानी खराब हो सकता है, बहुत सारे पर्यावरण के खतरे हैं उनको, इसलिए वो लोग इसको नहीं कर रहे हैं। अमेरिका कर रहा है और आत्मनिर्भर होने की कीमत पे कर रहा है, तो आज इस आत्मनिर्भरता को भी इन्होंने ठिकाने पे लगा दिया है, खतरे में डाल दिया है। अब सीनेट में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वोट पड़ने का मतलब क्या है? क्या डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी? क्या डोनाल्ड ट्रंप का जो वेनेजुएला में इन्होंने वॉर शुरू किया है उस पर डोनाल्ड ट्रंप को वापस आना पड़ेगा? ये कुछ चीज़ें मन में आती हैं, क्योंकि ये जो प्रस्ताव पास हुआ है, इस प्रस्ताव में डोनाल्ड ट्रंप के वेनेजुएला में दखल को या वेनेजुएला के साथ युद्ध को चुनौती दी गई है। ये कहा गया है कि वेनेजुएला में युद्ध करना ट्रंप का अधिकार नहीं था, यानी ट्रंप जबरदस्ती घुस गया वहां पे। क्यों? क्योंकि इनका कहना यह है कि संविधान की व्यवस्था के हिसाब से ट्रंप की ये पावर ही नहीं है। तो इस बात के लिए अगर सीनेट में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी हार जाए तो उसके दो मतलब है। एक मतलब तो यह कि डोनाल्ड ट्रंप की घनघोर बेइज्जती हो गई कि भाई अगर मान लो मोदी जी की पार्टी के सांसद उनके खिलाफ वोट दे, वहां वीटो नहीं होता यहाँ की तरह गुलामी, वहां अपनी मर्जी से कोई किसी को भी वोट दे सकता है। यहाँ भी वीटो ये तमाम गुलामियां यहाँ पे हैं। हमारी संसद में कितनी गुलामियां, ये इस वीडियो में अपन समझ लेंगे। तो साहब, ये एक मोशन टू प्रोसीड होता है, मतलब वहां पर सदन में इस पे चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस पे भी वोट पड़ता है। हमारे यहाँ क्या होता है, उसके लिए अलग से कमेटी होती है, उस कमेटी के अंदर जाता है और उस कमेटी से पास होता है। पास होने के बाद में एक लिस्ट बनती है, भैया इस पे चर्चा होगी, इस पे नहीं होगी। फिर पार्टियां अपने अंदर तय करती हैं किस चर्चा में कौन बोलेगा। फिर यह तय होता है कि कितने मिनट किसको मिलेंगे, यानी पहले से सबको तय हो गया कि कौन कितना बोलेगा, और उसके बाद में जो है उसमें भाषण देने लगते हैं लोग, और वो स्पीकर चाहे तो कह सकते हैं बस बहस बहुत हो गई, वोट कराओ। कभी भी अधूरी हो पूरी हुई बहस ये है। किसी को भी कह सकते हैं आपका टाइम हो गया बैठ जाओ, वहां नहीं होता। तब वहां क्या होगा कि ये अब आ गया मोशन टू प्रोसीड। अब मोशन टू प्रोसीड आने के बाद में अब सीनेट में होगी चर्चा। तो आप ये कह सकते हो और ये भी सोच सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप इतने समय में तो मैनेज कर लेगा, सीनेट के अपने 4 मेंबर्स को मना लेगा, जो भी करना है, या विपक्ष के कुछ तरह तोड़ ले, शायद ऐसे अमेरिका में इतना होता नहीं, तोड़ा तड़ी कुछ तो मैनेज कर लेगा भाई, समझा लेगा, मना लेगा। लेकिन अगर नहीं मना पाया, एक स्थिति ये भी है, तो सीनेट से ये पास हो जाएगा। लेकिन अल्पमत की भी बहुत बड़ी पावर है सीनेट में, आपको भी बताऊं, वो पावर कहलाती है फिलबस्टर। अब ये क्या है, और ये फिलबस्टर पावर यहां पर भी इस मामले में भी मायने रखती है। कैसे? देखिए, अभी ये बहुमत से मान लीजिए पास हो गया, अब इस पर चर्चा हो रही है। चर्चा होने के बाद अगर इस मामले को सीनेट पास कर देता है और ये कहता है हां डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध करने का अधिकार नहीं था, तो ऐसी स्थिति में कोई ये भी कर सकता है कि इस बिल को अटका के रख सकता है अनिश्चित काल के लिए। कैसे? जैसे कि विपक्ष के सदस्य तय कर लें कि हम अपना भाषण खत्म ही नहीं करेंगे, तो अगर वो भाषण बंद ही नहीं कर रहा है तो उसका मुंह बंद करने के लिए भी स्पीकर नहीं कह सकता माननीय सदस्य बैठ जाइए, वहां पे फिर सीनेट में वोट होगा। और किसी को चुप कराने के लिए बहुमत से भी काम नहीं चलेगा, फिर चाहिए 60% वोट, यानी 60 वोट। सीनेट पे 100 सीटें। अब आप कल्पना कीजिए, पॉल रैंड है मान लीजिए, अभी ये सीनेट में सिलसिला शुरू हुआ, बोले मैं इसको पास ही नहीं होने दूंगा मान लीजिए। अब वो बोले जा रहे हैं और ट्रंप के पास 60 आदमी तो है नहीं रोकने के लिए, उनका बहुमत तो बड़ा थिन मार्जिन वाला है, और दिसंबर में ये लग रहा है कि ऐसा ना हो इस मिड टर्म में इस अल्पमत में आ जाए और पूरी उनकी ताकत छिन जाए। मैंने वीडियो में आपको बताया था। खैर, किसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप अपने सीनेट में पास करा लेते हैं। सीनेट मतलब वहां की राज्यसभा। अब ये पहुंचेगा हाउस ऑफ कॉमन्स में। हाउस ऑफ कॉमन्स में डोनाल्ड ट्रंप के पास में बहुमत है, लेकिन एक केस में कि हाउस ऑफ कॉमन्स में भी ये बिल ट्रंप के खिलाफ पास हो जाता है कि मिस्टर डोनाल्ड बाबू ट्रंप, आपको ये अधिकार नहीं था कि आप वेनेजुएला में घुसे और आप वहां ये मादुरो को पकड़ के लाएं या उसके खिलाफ युद्ध छेड़ें। आपने ये असंवैधानिक कोशिश की है। तब क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। उस स्थिति में भी ट्रंप के पास पावर है कि ट्रंप इस मोशन को वीटो कर दे।
जब वीटो कर देगा उसके बाद में ये सारी संसद की ताकत रखी रह जाएगी, लेकिन संसद के पास उससे भी बड़ी ताकत है। अगर इस वीटो को खत्म करना है, इस वीटो को समाप्त करना है, तो 2/3 बहुमत से अगर सीनेट ने यानी 65-66 मेंबर्स ने 67 मान लो 100 में से ये कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप का वीटो गलत था, तो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार गई। डोनाल्ड ट्रंप को फिर कोई अधिकार नहीं है वहां सत्ता में रहने का। और इतना तगड़ा लोकतंत्र है वहां पे कि इतनी छलनियां हैं, इतनी सारी, आप देख लीजिए। और सबको खुली छूट है, तो सरकार के लिए काम करना कितना मुश्किल होता होगा। वो नहीं रोते हैं 18 घंटे बर्बाद हो गए, पार्लियामेंट का इतना करोड़ रुपया खर्च होता है। वो सही फैसले होना चाहिए, इस पर ध्यान देते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो व्यवस्था बनी हुई है हमारे यहाँ, तो क्या है भैया, वो उसमें उठा के उनको जीएसटी पास कराना था और कुछ और पास कराना होता है। ईडी वाले कानून में भी यही हुआ था। तो उस कानून को जो है राज्यसभा में अड़ंगा ना लगे तो उसको फाइनेंस बिल में जोड़ दो। फाइनेंस बिल में बजट वगैरह दूसरी चीजें, इसको राज्यसभा से पास ही नहीं कराना पड़ता, सीधे पार होके निकल जाता है। तो हमारे यहाँ तो लोकतंत्र होते हुए भी तमाम सारी तानाशाहियां घुसाई गई हैं समय समय पर, एंटी डिफेक्शन लॉ टाइप की। इस देश के लोकतंत्र को लगातार हमारे शासकों ने कमजोर किया है। जो नेहरू दे गए थे वो नहीं है। तो बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप बाबू के खिलाफ ये जो प्रस्ताव पारित हुआ है, इसका क्या मतलब है आप समझ गए होंगे। अभी कोई खतरा उनके ऊपर नहीं है, बेइज्जती भरपूर है, पॉलिटिकली उनके लिए बहुत गंदा संकेत है। इसके बाद में ये जाएगा राज्यसभा से, अगर पास भी हो जाएगा तो हाउस ऑफ कॉमन से पास होना पड़ेगा। हाउस ऑफ कॉमन से पास होना और भी मुश्किल है, राज्यसभा से भी मुश्किल है, वहां पे भी बहुमत है उनका, लेकिन और मुश्किल है। उसके बाद वीटो पावर उनके पास है, और वीटो पावर अगर वो अप्लाई कर भी देते हैं तो उनकी वीटो को गिराने के लिए 2/3 किसी के पास नहीं है। तो वेनेजुएला पे जो वॉर ट्रंप ने छेड़ी है, इस पे नैतिक रूप से, राजनीतिक रूप से जनता के बीच में डोनाल्ड ट्रंप की अनेक प्रकार की बेइज्जतियां भले ही हो जाएं, लेकिन वो सुरक्षित हैं। उम्मीद करता हूं सारी कहानी आप सरलता से समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर समझ गए हों तो दोस्तों तक बढ़ा दीजिए, वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप में इधर उधर फैला दीजिए आग। नमस्कार, जय हिंद।